नमस्कार विद्यार्थियों, बीकॉम तीसरे भाग के छठवें सेमेस्टर में आपके वित्तीय लेखांकन के वीडियो लेक्चर में मैं लक्ष्मण जाजूदिया गुरुसे वाणिज्य महाविद्यालय का सहायक प्राध्यापक आपका इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से हमको शेयर रेशो या कैपिटल रेशो, उसके बाद में कैपिटल प्रॉफिट, उसके बाद में रेवेन्यू प्रॉफिट, गुडविल, ये सब चीजों का कैलकुलेशन करना पड़ता है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे आगे चल के जब हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, उसके प्रश्न सॉल्व करने पड़ेंगे बड़े बड़े, तब किस किस तरह की चीजें हमारे सामने एडजस्टमेंट के स्वरूप में आएंगी, उनके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से। मतलब वो लाभ जो अभी तक हमें मिला नहीं है लेकिन मिलने वाला है आगे की फेज में। तो कैसा होता है, जब कभी एक सहायक कंपनी को सूत्रधारी कंपनी कुछ माल बेचती है तो वो उसमें मुनाफा जोड़ के बेचती है, उसका लाभ जोड़ के बेचती है। अगर आपको जितना स्टॉक कहे या गुड्स कहे, जितनी भी वस्तु होल्डिंग कंपनी ने या जो कि सूत्रधारी कंपनी ने अगर सहायक कंपनी को दी है और उतनी पूरी की पूरी आपने बेच दी है, तब तो कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का जो प्रश्न है वो निर्माण नहीं होता है। ये प्रश्न कब निर्माण होता है कि आपने एक क्वांटिटी में या एक इसमें जो वस्तुएं अपने सहायक कंपनी को दी है, लेकिन वह 31 मार्च जो कि हमारे वित्तीय वर्ष का समापन होता है, उस समय तक अगर वह उन वस्तुओं को पूरी तरीके से बेच नहीं पाती है या उसको बिक्री नहीं कर पाती है, उस समय ये प्रश्न निर्माण होता है जो कि कहलाता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तब इस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का क्या करें? तो इसके लिए हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि पहले क्या हुआ करता था कि सूत्रधारी कंपनी का जो हिस्सा होता था वो पूरा समायोजित हुआ करता था, लेकिन बाद में जब जो हमारा भारतीय कंपनी का जो कानून है, एक्ट है, उसने लेखांकन क्रमांक 21 द्वारा कलम 16 से ये कहा है कि पूरा लाभ समायोजित करना है। इसका मतलब आप कुछ भी हिस्सा सूत्रधारी कंपनी पूरा समायोजित नहीं करेगी, पूरा लाभ समायोजित करना है। मतलब क्या हुआ कि जो हिस्सा समायोजित करना है वो इनका भी करना होगा, क्या नाम है हमारा, सूत्रधारी कंपनी का, और जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है उनका भी करना होगा। तो यह जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का प्रश्न है, ये हमारे को कहाँ आएगा? सबसे पहले ये प्रश्न हमारा निर्माण होगा एडजस्टमेंट के अंदर में, जो प्रॉब्लम के आखिर में या प्रश्न के आखिर में दिए हुए रहते हैं। तो उसके अंदर में हम लोगों ने क्या कहा कि अगर किसी होल्डिंग कंपनी ने या फिर सूत्रधारी कंपनी ने अपने सब्सिडियरी को, सहायक कंपनी को कुछ वस्तुएं, गुड्स बेची हैं और वो उन्होंने मतलब नॉर्मल सामान्यतः जो हमारी होल्डिंग कंपनी रहेंगी H और जो सब्सिडियरी रहेंगी S, ये दोनों के बीच में जब सेल परचेज का व्यवहार होगा, दैट इज क्रय विक्रय का जब ये व्यवहार होता है, तभी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का प्रश्न निर्माण होता है। उसमें भी कब होगा? उसमें भी अगर हम लोग खास तौर पे देखें कि सपोज करते हैं, हम लोग उदाहरण के लिए लेते हैं कि हमारी होल्डिंग कंपनी ने कुछ गुड्स, कुछ वस्तुएं बेची सब्सिडियरी कंपनी को, और उन्होंने एक चालू वित्तीय वर्ष में वो पूरे के पूरे वस्तु को बेच दिया, तब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का प्रश्न ही निर्माण नहीं होता, यही हमने कहा। लेकिन अगर चालू वित्तीय वर्ष में होल्डिंग कंपनी ने कुछ क्या बोलते, सूत्रधारी कंपनी ने अगर कुछ वस्तुएं बेची है सब्सिडियरी कंपनी को, लेकिन वह वस्तु पूरी तरीके से बिक नहीं पाई अभी तक, तभी जाके हमारा प्रश्न निर्माण होता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का। पहले क्या होता था, सूत्रधारी कंपनी का हिस्सा समायोजित कर दिया जाता था और क्या बोलते, जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाले हैं, जो क्या बोलते हैं जिनकी संख्या कम है, उनका हिस्सा अलग समायोजित होता था। लेकिन अब लेखांकन क्रमांक 21 कलम 16 द्वारा पूरा लाभ समायोजित करना जरूरी कर दिया गया है। इसीलिए अब वो पूरा का पूरा लाभ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, हमको ढूंढना पड़ता है कैसे है, और उसके बाद उसका प्रॉपर एडजस्टमेंट सही तरीके से हमको कहाँ नोट डाउन करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नोट डाउन करना पड़ेगा।
अब ये तो समझ में आ गया अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आता कब है, निर्माण कब होता है। अब प्रश्न क्या आता है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या सीधे सीधे दिया हुआ रहता है कि हमारे प्रश्न में? बिल्कुल नहीं, वो हमको खुद को निकालना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक जो रहता है उसके ऊपर से। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालने के दो तरीके हो सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने इसके पूर्व के सेमेस्टर्स में भाग में पढ़ा होगा कि प्रॉफिट निकालने के दो तरीके हो सकते हैं, चाहे आपने कॉस्ट में पढ़ा, कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर में पढ़ा होगा। तो उसके अंदर में हम लोगों ने क्या बोला था, दो तरीकों से प्रॉफिट निकाला जा सकता है। एक निकाला जा सकता है सेलिंग प्राइस या सेल्स पे, दूसरा निकाला जा सकता है कॉस्ट प्राइस पे। तो ये दोनों तरीके से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी दोनों तरीके से ही निकाले जाएंगे, एक हो सकता है सेलिंग प्राइस पे और दूसरा हो सकता है कॉस्ट प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस पे अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, किस तरीके से हम क्या उसको ढूंढेंगे? तो सीधा सिंपल सटीक फॉर्मूला है प्राइस और अमाउंट इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। सिंपल सरल शब्दों में अगर हमको लिखना है तो अमाउंट इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100, उसको 100 से क्या करना है, भागाकार करना है। सब हम लोग उदाहरण के लिए ले लेते हैं 1 लाख के गुड्स हैं, उस पे 25% का रेट ऑफ प्रॉफिट है जो होल्डिंग कंपनी ने, सूत्रधारी कंपनी ने खुद के तरफ रखा। तो 1 लाख इंटू 25% कितना हो जाएगा, 25,000 का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। हो गया ये सीधा। उस तरीके से अगर वो कॉस्ट के ऊपर दिया हुआ रहता था तो फिर कैसे निकाला जाएगा? तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का उस समय फॉर्मूला करीब करीब वैसा ही है, बस आखिर में थोड़ा सा बदलाव है। फिर से फॉर्मूला क्या, अमाउंट इंटू रेट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। मतलब क्या हुआ, 1 लाख गुणीला 25 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25 मतलब 125। अगर इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस के ऊपर में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या है। ये हुआ एक हिस्सा जिसमें हम लोगों ने मालूम किया कि हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैसे निकलेगा। दूसरा हिस्सा आता है कि इसको हमको कहां ले जाना पड़ेगा, इसको हमको ले जाना पड़ेगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर में, वही इसकी जरूरत है। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मतलब क्या हुआ कि दोनों सूत्रधारी और सहायक कंपनी के दोनों के बैलेंस शीट को यहाँ पे एक कर दिया जाता है, इसीलिए इसे हम लोगों ने कहा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमको, सबसे पहले जो देयक है हमारी लायबिलिटीज है उसमें जो P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हेड आता है उसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? क्योंकि वो प्रॉफिट आज मिला है क्या, होल्डिंग कंपनी को, सूत्रधारी को नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि सहायक कंपनी के पास अभी भी वो माल बिक्री होने का बचा हुआ है, इसलिए उसमें से हम लोग क्या कर देते हैं, इसे कम कर देते हैं। और दूसरा इफेक्ट जाता है उसका, या दूसरी तो उसकी जाएगी दूसरी बाजू में जो कि हमारी असेट्स की रहती है, जिसमें हमको क्लोजिंग स्टॉक जो रहता है उसमें से हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। दोनों जगह हम लोग प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को माइनस कर रहे हैं। क्यों माइनस कर रहे हैं? ये दोनों को माइनस करने से हमारे बैलेंस शीट के अंदर में इसका इफेक्ट 0 रहता है। आप सभी जानते हैं कि हर एडजस्टमेंट के कम से कम 2 इफेक्ट होते हैं, या फिर मैं सीधे शब्दों में बोलूं तो आप एक एडजस्टमेंट को जितने हैं अमाउंट से, जितने क्या बोलते हैं अमाउंट से डेबिट करते हैं उतनी ही अमाउंट से हमको उसको क्रेडिट करना पड़ता है, उतने ही इससे क्रेडिट करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने का प्रॉफिट यहाँ माइनस किया उतने का प्रॉफिट यहाँ माइनस कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली अपने आप आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का जो एडजस्टमेंट है आप यहाँ पे लिख पाएंगे सक्सेसफुली, आपने उसको बराबर से आपके बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया। यही पहली चीज होगी, ये पहला इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आ सकता है। दूसरा क्या आ सकता है, इंटर कंपनी इंडेप्टनेस। जो दोनों कंपनी है हमारी एच और एस, सूत्रधारी और सहायक, ये दोनों कंपनी के जो आंतरिक व्यवहार है उसके ऊपर में जो भी कुछ आता है उसके संबंध में यहाँ पे बात करेंगे। और उसके संबंध में क्या बात हो सकती है, तो उसके संबंध में हम लोग 4 विषयों पे बात करेंगे। पहला विषय क्या रहेगा, उधार पर वस्तुओं की खरीदी बिक्री। अब ऐसा तो नॉर्मल बहुत आसानी से हम देख सकते हैं कि जब हम बाजार जाते हैं, बाजार में व्यवहार करते हैं तो व्यवहार दोनों तरीके से हो सकता है, नकदी भी हो सकता है, उधार भी हो सकता है। पर ज्यादातर क्या देखने में आता है कि कंपनियों के जो व्यवहार होते हैं वो कैसे होते हैं, उधारी पर होते हैं। किसी को हम लोगों ने बोला गुड्स सोल्ड और परचेज्ड ऑन क्रेडिट बिटवीन बोथ द कंपनीज होल्डिंग एंड सब्सिडियरी। तो इन दोनों के बीच में जो इन वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है ये किस पे हो रहा है, क्रेडिट पे हो रहा है, उधारी पे हो रहा है। तो एक कंपनी के लिए जिसने गुड्स बेचे हैं, जिसने अपना माल बेचा है दूसरी कंपनी को, उसके लिए दूसरी कंपनी क्या हो जाएंगी,
फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए ले लेते हैं, आपकी होल्डिंग कंपनी एच है और सब्सिडियरी कंपनी एस है। तो कंपनी एच ने कंपनी एस को उधारी पे कुछ माल बेचा है, वो माल उधारी पे बेचा है, तो कंपनी एच के लिए एस कंपनी क्या रहेगी, डेटर रहेगी। वहीं कंपनी एस के लिए कंपनी एच क्या रहेगी, क्रेडिटर रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उधार में जो भी ये ट्रांजैक्शन व्यवहार हुआ है उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, दोनों को वहां पे आपकी जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है उसमें प्लस माइनस करना है। अंदर के हेड में उसका कोई अलग से हेड नहीं आएगा, आपको डेटर में से और क्रेडिटर में से माइनस करना है। इक्वल अमाउंट से सेम मात्रा में उसको कम करना है दोनों भी तरफ से। फिर बात करते हैं, एक कंपनी ने दूसरे कंपनी पर निकाले हुए विनिमय बिल, या फिर आप इसी को दूसरी भाषा में लिख सकते हैं विनिमय पत्र, मतलब बिल्स ड्रॉन बाय वन कंपनी ऑन अनदर कंपनी। जब आपने अपनी दूसरी कंपनी को, जो कि आपकी सूत्रधारी कंपनी हो सकती है या फिर आपकी सहायक कंपनी हो सकती है, उसको उधारी में माल बेचा है, तो निश्चित तौर पे विनिमय पत्र जो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो भी ड्रॉ करे होंगे आप लोगों ने, उनके ऊपर में वो भी निकाले होंगे। अब जब वो बिल निकाले होंगे तो फिर से वही चीज होनी है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज का फिर से क्या बोलते हैं, हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वल अमाउंट के ऊपर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसी तरीके से रिकॉर्ड करना पड़ता है जिस तरीके से हम लोगों ने पहली चीज को किया। तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक कंपनी जिसके लिए बिल्स पेएबल रहेगा, दूसरे के लिए रहेगा बिल्स रिसीवेबल। फिर से क्या हुआ, दोनों चीजों को वहां पे माइनस कर देंगे, फिर से उस चीजें वहां पे समान रूप से कम करने के बाद में एक समान हो जाएगी। फिर आती है तीसरी एडजस्टमेंट हो सकती है कि एक कंपनी का दूसरे कंपनी को दिया हुआ कर्ज या एडवांस। अब क्या होता है, लोन गिवन बाय वन कंपनी टू अदर कंपनी और लोन और एडवांस गिवन बाय वन कंपनी टू अदर कंपनी। उदाहरण के लिए हमारी जो सहायक कंपनी है एस, उसने अपनी सूत्रधारी कंपनी को कुछ लोन एडवांस किया है, कुछ लोन दिया है, तो एस कंपनी के लिए वो क्या रहेगा, असेट रहेगा। वही एच कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, वो लोन रहेगा, लायबिलिटी में आएगा, यहाँ पे असेट में आ रहा है। तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है उसमें से एक ही अमाउंट से उसको कम कर देंगे, तो उसका इफेक्ट भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम नलिफाई हो जाएगा। उसके बाद आता है आखिरी, एक कंपनी का दूसरे कंपनी को लाभांश देय। इसका मतलब डिविडेंड पेएबल बाय वन कंपनी टू अनदर कंपनी। एक के लिए फिर से क्या हो गया, लायबिलिटी का पार्ट हो गया, दूसरे के लिए क्या हुआ, असेट का पार्ट है। जिस कंपनी को डिविडेंड देना है उसको लायबिलिटी में लिखना पड़ेगा डिविडेंड पेएबल, और जिस कंपनी को डिविडेंड लेना है उसको लिखना पड़ेगा डिविडेंड रिसीवेबल। तो फिर से क्या करेंगे हम लोग, जो हेड है उसका डिविडेंड पेएबल में से उस पर्टिकुलर अमाउंट से जो वहां पे दिया गया है हमको एडजस्टमेंट में, उससे डिविडेंड पेएबल माइनस कर देंगे और उसी अमाउंट को असेट साइड में डिविडेंड रिसीवेबल में से उतने ही अमाउंट से माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से उसको इफेक्ट कम करके हमको बैलेंस शीट में नोट डाउन करना है। क्योंकि ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होती है इसलिए इसकी कहीं से अलग से हमको नोटिंग नहीं करनी है, इसका कोई इफेक्ट बैलेंस शीट में नहीं आना चाहिए। इसलिए दोनों साइड में हम इक्वल अमाउंट से क्या करेंगे, इन चारों चीजों को घटा देंगे बैलेंस शीट के अंदर में, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, जैसे हमने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को घटाया था। अब आगे देखते हैं कि ख्याति का क्या असर होता है हमारे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे। अब आगे का बात देखते हैं हम लोग, क्योंकि तीसरी चीज है ख्याति का क्या तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, किस तरीके से हम उसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो सबसे पहली चीज, ख्याति आई कहां से। एक हो सकता है कि आपको पूर्व ख्याति दी हुई हो, जो कि आपके क्वेश्चन के अंदर में, आपके प्रश्न में पहले से बताई गई हो कि उदाहरण के लिए 50,000 की आपकी ख्याति थी, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग पिछले लेक्चर में आखिरी में बात कर रहे थे माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बाद में, हम लोगों ने निकाला था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोगों को ख्याति या फिर जनरल रिजर्व निकालना पड़ता है। तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के बाद में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था या निकाला था गुडविल। हम लोगों ने क्या कहा था कि अगर हम लोग किसी कंपनी को, जो हमारी सहायक कंपनी को खरीदने के लिए ज्यादा पैसा दे देते हैं, तब उसको हम लोग गुडविल करके लिखते हैं। जब हमको हमारी गुडविल आती है तब हमको क्या करना है कि बैलेंस शीट की जो ओपनिंग गुडविल दी गई है, जो पूर्व गुडविल दी गई है, उसके अंदर में ये जो गुडविल हमारी निकली है
वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की गुडविल को हमको वहां पे लेना है, वो उसमें जोड़ना है। तो फिर जो हमारी पूर्व गुडविल है उसके ख्याति है, उसके अंदर हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल के थ्रू के द्वारा जो हम लोगों ने ख्याति निकाली थी, गुडविल निकाली थी, उसको यहाँ पे जोड़ना है। अब उदाहरण के लिए हम लोगों ने वहां पे देखा था कि अगर हम लोगों ने कम पैसे दिए हैं तो हम लोग क्या बनाते थे वहां पे, कैपिटल रिजर्व। इस कैपिटल रिजर्व को हमको यहाँ पे जो ओपनिंग गुडविल दी गई है, जो बैलेंस शीट के लिए हमको ओपनिंग गुडविल कहाँ दी गई रहेंगी, क्वेश्चन में दी गई रहेंगी, या फिर आपको जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है उसके अंदर दी हुई रहेंगी। उसमें से इसको यहाँ से कम करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर गुडविल है हम लोगों ने निकाली है, वर्किंग नोट में जो गुडविल निकाली है तो गुडविल ऐड करेंगे, अगर कैपिटल रिजर्व निकाला है तो वो माइनस करेंगे। सीधा सिंपल रखिएगा, गुडविल में गुडविल ऐड होगी, गुडविल में कैपिटल रिजर्व माइनस होगा, क्योंकि कैपिटल रिजर्व क्या है, एक हमारे देयक या लायबिलिटी इसी में। फिर बात करते हैं फिक्टिशियस असेट्स की। फिक्टिशियस असेट्स को हमको क्या करना है, सीधा से तरीके से हमको उसको कहाँ माइनस करना पड़ेगा, कैपिटल प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं बिल डिस्काउंटेड की। हम लोगों ने भी इसके पहले जो हम लोगों ने बोर्ड पे लिखा था उसमें बात करी थी कि विनिमय पत्र को हम लोगों ने क्या किया था, एक तरफ बिल्स पेएबल लिखाया था, एक तरफ बिल्स रिसीवेबल दिखाया था। क्यों, क्योंकि व्यवहार किन दोनों कंपनियों के बीच में हुआ, ये आपसी सूत्रधारी और सहायक कंपनी के बीच में व्यवहार हुआ था। तो बिल डिस्काउंटेड मतलब क्या, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बिल डिस्काउंटेड मतलब क्या कि जब एक कंपनी, जैसे कि हम लोगों ने लिखा था हमारी होल्डिंग कंपनी एच है, उसने कुछ वस्तु माल एस कंपनी को बेचे जो कि हमारी सब्सिडियरी सहायक कंपनी है, तो ये सहायक कंपनी क्या करेगी, फिर बिल निकाला, बिल निकालने के बाद में बिल किसके पास जाएगा, होल्डिंग कंपनी के पास जाएगा। होल्डिंग कंपनी को आज पैसों की जरूरत निर्माण हो रही है, वो क्या करेंगी, ये बिल को अपने बैंक के पास लेके जाएंगे, बोलेंगे डिस्काउंट करके दो उनको, बैंक उसको डिस्काउंट करके दे देगा। तो अब इसका जो डिस्काउंटिंग का इफेक्ट है वो कहीं पे भी नहीं रिकॉर्ड होगा। क्यों नहीं रिकॉर्ड होगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी कहा ना कि हमसे पहले बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल में कम कर चुके हैं ना, तो उसको अगर हम बैंक जो तीसरी पार्टी है, तीसरा हिस्सा है, उसको यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट के अंदर में नहीं दिखा सकेंगे, इसीलिए उसके बारे में कोई भी चर्चा हम लोग कहाँ नहीं करेंगे, बैलेंस शीट में नहीं करेंगे। अब इस लेक्चर की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज आएगी गुड्स और कैश इन ट्रांजिट। कई बार ऐसा होता है कि नगद या फिर वस्तु होल्डिंग कंपनी या फिर सब्सिडियरी कंपनी ये अपने पास से भेज देती है, लेकिन जो दूसरी कंपनी है, चाहे वो सहायक कंपनी रहे, सूत्रधारी कंपनी रहे, उस तक वो पहुंच नहीं पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता, उदाहरण के लिए ले लेते हैं, हम सबको पता है हमारा वित्तीय वर्ष 31 मार्च को खत्म हो जाता है, व्यवहार तो रोज के चलते रहते हैं दोनों कंपनियों के बीच में। आपने कोई नगद या कोई वस्तु 30 मार्च को भेजी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो 31 तारीख तक नहीं पहुंच पाया। अब मैंने तो भेज दिया है सूत्रधारी कंपनी या सहायक कंपनी करके, लेकिन वो दूसरे को नहीं मिल पाया, तो उस वक्त उसका क्या करना है बैलेंस शीट के अंदर में, तो उस वक्त सीधा सटीक काम क्या करना है। अगर आप लोग कैश इन ट्रांजिट की बात करें कि नगद की बात कर रहे हैं, तो नगद को क्या करना है, हमको डेटर्स में से माइनस करना है, और उसको क्या करके शो दिखाना है, हमको कैश इन ट्रांजिट करके दिखाना पड़ेगा। वहीं अगर हम लोग गुड्स की बात करते हैं कि गुड्स हमारे वस्तु हमारे रास्ते में ट्रांजिट के अंदर है, अभी पहुंचा नहीं है माल, तो उसको क्या करना है, आपको जो स्टॉक है, कौन सा स्टॉक रहेगा हमारे यहाँ पे, नेचुरली क्लोजिंग स्टॉक जो रहेगा उसमें से हमको क्या करना है, गुड्स इन ट्रांजिट माइनस करना है, तो उसको क्या करके दिखाना है बैलेंस शीट के अंदर में, गुड्स इन ट्रांजिट करके दिखा देना है। अब इसका आपके बैलेंस शीट में किसी भी प्रकार का दूसरा इफेक्ट टोटल पे आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप देखिए जितने अमाउंट से, जितने इससे आपने क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया, उतने इससे आपने गुड्स इन ट्रांजिट दिखा दिया। उसी तरीके से जितने इससे आपने कैश इन ट्रांजिट को माइनस किया है, उतने ही इससे कैश इन ट्रांजिट दिखा दिया। तो इसका फिर से बैलेंस शीट, हमारी कंसोलिडेटेड जो बैलेंस शीट है, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही बहुत है। अगले लेक्चर में कुछ और सीखेंगे इस यूनिट 1 के बारे में, सूत्रधारी कंपनी के खाते के बारे में। जब तक का धन्यवाद।